हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन करंट से संबंधित डीपली डिस्कस करने के लिए हम लेकर आते हैं, जिसमें हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी रखते हैं। और ये जो करंट अफेयर है, हर एग्जाम में आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट। खुद की समझदारी ही मायने रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। तो दोस्तों, जब तक आप खुद अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक पढ़ाने वाला गुरु पूरी क्लास को पढ़ाता है और उसके अंदर अच्छे इंसान भी बनकर निकलते हैं और बुरे इंसान भी बनकर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर खुद की समझदारी ही काम आती है कि जब तक आप खुद पर फोकस नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलती। आइए अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया विशाखापट्टनम में। इसके साथ अगर बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्वी नौसेना कमान बेस पर मिलन गांव का भी उद्घाटन करेंगे। विशाखापट्टनम शहर भारतीय नौसेना के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के आधिकारिक लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ अगर बात की जाए, नौसेना जो दिवस है वो कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 4 दिसंबर 1971 को हुई थी। इसके साथ अगर बात की जाए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, क्योंकि भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स के साथ एक सहायक टुकड़ी के रूप में हुआ था। यानी 8 अक्टूबर 1932 को यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स के साथ एक सहायक टुकड़ी के रूप में भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था। 1933 में भारतीय वायुसेना ने अपना पहला स्क्वाड्रन बनाया और पहला मिशन इसी तारीख को पूरा किया। धीरे धीरे वायुसेना ने अपनी ताकत को दिखाना शुरू किया और कुछ ही समय में दुनिया के सबसे ताकतवर वायुसेना में अपना नाम इतिहास में लिख दिया। और 8 अक्टूबर को ही यहाँ पर वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, 1971 ईस्वी में, जैसा हमने बताया कि 4 दिसंबर को आप कह सकते हैं जल सेना दिवस मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर 1971 की रात को ऑपरेशन ट्राइडेंट आरंभ किया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भारतीय नौसेना के द्वारा 4 दिसंबर 1971 को कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट आरंभ किया था। यह मिशन पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से चलाए गए ऑपरेशन चंगेज खां का जवाबी कदम था। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला किया और सफलता प्राप्त की। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर बम बरसाकर उन्हें नष्ट कर दिया। इस हमले में कई पाकिस्तानी सेनाएं की जान गई, लेकिन भारतीयों को इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके साथ अगर बात की जाए, भारतीय सेना की स्थापना, यानी आप कह सकते हैं भारतीय सेना की स्थापना 126 साल पहले अंग्रेजों ने 1 अप्रैल 1895 को की थी। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल को ही हुई थी, लेकिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। फील्ड मार्शल के.एम. कृपा 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे और इसी कारण से 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, 1947 से, यानी भारतीय सेना प्रमुख का पद 1947 से 1948 तक भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में जाना जाता था। 1948 से 1955 तक इस पद को भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष और कमांडर इन चीफ के रूप में जाना जाता था। 1955 में इसे सेनाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, जो हमारे कह सकते हैं थल सेना के अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। उन्होंने 30 अप्रैल 2022 से पद ग्रहण किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है एयर मार्शल विवेक चौधरी। इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो इन्होंने R.K. भदौरिया का स्थान लिया था, जो 30 सितंबर 2023 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, जो हमारे जल सेना, आप कह सकते हैं जल सेना नौसेना के अध्यक्ष कौन है या जल सेना के अध्यक्ष कौन है?
तो उनका नाम है आर हरिकुमार, यानी राधाकृष्ण हरिकुमार। ये नौसेना के अध्यक्ष हैं। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में राज्यसभा के सदस्य चुने गए, तो ये चुने गए आप कह सकते हैं असम से। इसके साथ अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सत्तारूढ़ बीजेडी के देवाशीष सामंतरे और सुभाषिस खुंटिया को ओडिशा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इस बीच 56 सीटों में से 41 सीटों पर नेता निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध चुने गए नेताओं में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। इसके साथ बात की जाए दोस्तों, दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य चुने गए, तो आप ये कह सकते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा से आप कह सकते हैं ये सदस्य चुने गए हैं। पिछली स्लाइड में मैंने आपको इसमें असम बताया था, उसको ठीक कर लेना। इसके साथ अगर बात की जाए संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए जो राज्यसभा से भारत के प्रधानमंत्री बने वो कौन कौन बने, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये आप कह सकते हैं राज्यसभा से भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य कौन सा बना है, तो 119वां देश बना है माल्टा। इसके साथ अगर बात की जाए मध्य भूमध्य सागरीय देश माल्टा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य बना। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के में शामिल होने वाले 119वें देश के रूप में माल्टा का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय माल्टा के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने नई दिल्ली में IAS फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और IAS की स्थापना 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय आप कह सकते हैं गुरुग्राम के अंदर है। यानी आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब की गई, 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर है। पिछले साल अगर बात की जाए 2023 में ही 118वें देश के रूप में रोमानिया को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर जलवायु में परिवर्तन करना और आप कह सकते हैं ऊर्जा को बढ़ावा देना। और आप कह सकते हैं रोमानिया जो है तेल निर्यात करने वाला देशों में से एक था। यानी आप कह सकते हैं रोमानिया तेल निर्यात करने वाले देशों में से प्रमुख एक देश है। इसके साथ अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के जो अध्यक्ष हैं RK सिंह हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का संस्थापक की अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी और फ्रांसवा ओलांद, यानी भारत और फ्रांस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की गई। स्थापना कब की गई, तो 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ अगर बात की जाए 101वां देश उसमें कौन सा शामिल हुआ, तो आप कह सकते हैं अमेरिका इसमें 101वें देश के रूप में शामिल हुआ। इसके साथ अगर बात की जाए 102वें देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ, तो कैरेबियन राष्ट्रीय एंटीगुआ और बारमूडा 102वें देश के रूप में शामिल हुआ। इसके साथ अगर बात की जाए 103वें देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ, तो सीरिया आप कह सकते हैं 103वें देश के रूप में शामिल हुआ। 104वें देश की अगर बात की जाए कौन सा देश शामिल हुआ, अंगोला। एक अब नेपाल भी इसमें आप कह सकते हैं शामिल हो गया, और इसके साथ इनकी संख्या बढ़कर कितनी होगी, 105 होगी। नवंबर 2023 में आर्मेनिया भी आप कह सकते हैं इसमें शामिल हो गया, जिससे इनकी संख्या बढ़कर कितनी होगी, 106। इसके साथ अगर बात की जाए एशियाई इंडोर एथलीट चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो आप कह सकते हैं 4 पदक जीते। भारत ने तेहरान में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक सहित कुल 4 पदक जीते हैं। एशियाई इंडोर एथलीट चैंपियनशिप 2024 के लिए 11वें संस्करण में कुल 13 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें 6 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल थे। भारत के स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो यह किया गया संबलपुर के अंदर। इसके साथ अगर बात की जाए केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर में किया। इस कार्यक्रम के बाद ओडिशा ने आगामी कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन अंगुल, भद्रकड़, टेक्नोल, तालचर और देवगढ़ में किया जाना है। इसके साथ अगर बात की जाए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया, तो आप ये कह सकते हैं ये किया गया, आप कह सकते हैं नेपाल में।
तो ये नेपाल में किया गया है। यानी आप बोल सकते हैं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये नेपाल में किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित 19 देश भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत के वरिष्ठ वकील फली एस नरमिन का निधन हो गया। वे 95 साल की उम्र में 21 फरवरी 2024 को आप कह सकते हैं इस दुनिया से चले गए। और वरिष्ठ वकील नरमिन ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आप कह सकते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पद से त्यागपत्र दे दिया था। यानी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद से आप कह सकते हैं त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। इसी प्रकार से अगर बात करें, नरमिन ने 1950 में बॉम्बे हाई कोर्ट से वकालत शुरू की। 1961 में वह सीनियर एडवोकेट नामांकित किए गए। उन्होंने 70 साल तक वकालत की, उन्होंने 1972 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की। इसके बाद उन्होंने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया और नरमिन को उत्कृष्ट काम के लिए 1991 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो 99 संवैधानिक संशोधन हुआ था, उस 99 संवैधानिक संशोधन के द्वारा नरमिन को भी काफ़ी आप कह सकते प्रसिद्धि मिली थी, क्योंकि इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और यहाँ पर अगर बात की जाए, 99 संवैधानिक संशोधन जो था वो आप कह सकते हैं कोलिजम व्यवस्था से संबंधित था। यानी भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो कॉलोनी व्यवस्था जो थी उसको हटा करके उसके स्थान पर कार्यपालिका का हस्तक्षेप करने की बात रखी गई थी कि वहां पर कार्यपालिका इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन 99 संवैधानिक संशोधन 2015 में जो हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में निरस्त कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की 22 साल पुरानी कोलिजम प्रणाली की जगह लेने वाले NGAC कानून 2014 को समाप्त कर दिया। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसले दिए जाने पर NGAC कानून को आप कह सकते हैं समाप्त कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। और 99 संवैधानिक संशोधन आप कह सकते हैं 2014 में हुआ था। इसके साथ अगर बात की जाए, 100वां संवैधानिक संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा विवाद था, जो आप कह सकते हैं समाप्त हो गया। भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भूमि सीमा संधि के लिए संविधान में 100वां संवैधानिक संशोधन किया गया। 1 अगस्त 2015 को लागू इस कानून ने न केवल 41 साल से पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने में मदद मिली, बल्कि अधिनियम बनने के बाद दोनों देशों ने अपनी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया और समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। इसके साथ अगर बात की जाए, 101वां संवैधानिक संशोधन 2016 में हुआ, जो GST से संबंधित था, गुड एंड सर्विस टैक्स। आप कह सकते हैं 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 1 जुलाई 2018 को GST लागू किए जाने के 1 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार द्वारा इस दिन को GST दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत में एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए, 102वां संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया 2018 के अंदर। 2018 में संसद ने संविधान में 102वां संवैधानिक संशोधन पारित किया, जिसमें संविधान में 3 नए अनुच्छेद शामिल किए गए। नए अनुच्छेद 338B के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसी तरह एक और नया अनुच्छेद 342A जोड़ा गया, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में से संबंधित है। तीसरा नया अनुच्छेद 366C सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करता है। इस संशोधन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संवैधानिक संशोधन की बात की जाए तो EWS से संबंधित है, जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से संबंधित है, कि जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से संबंधित जो आप कह सकते हैं छात्र जुड़े हुए हैं या व्यक्ति हैं, उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। यानी केंद्र सरकार ने 2019 में संसद में 103वां संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव पारित कर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण बरकरार रखने पर अपनी मोहर लगा दी। EWS का मतलब है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए
आरक्षण, यह आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। यह आरक्षण से SC ST OBC को बाहर किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए 104वां संवैधानिक संशोधन जो था आप कह सकते हैं 2019 में किया गया, और इसमें लोकसभा विधानसभा में SC ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन का दर्जा समाप्त किया गया। इस संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। लोकसभा और विधानसभा के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दरअसल लोकसभा और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन समुदाय को पिछले 70 वर्ष से मिल रहा आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया। इस विधेयक में SC और ST के संदर्भ में 10 वर्ष बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। धन्यवाद।